स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को 29 दिसंबर 2020 जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 2 का डिस्कशन करूंगा और देखूंगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन लिए गए थे, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन थे, साइंस से कितने थे, कंप्यूटर से कितने थे। और जो मैंने प्रीवियस 3 क्लास लाए हैं 28 दिसंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 उसका एनालिसिस किया है, 29 दिसंबर शिफ्ट 1 का एनालिसिस किया है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। इसमें मेनली हम जीएस सेक्शन को कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर का वेटेज आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाता है। तो आइए बिना किसी विलंब के इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी थी? उस समय के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस समय नवंबर 2020 तक भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी थी? 25 थी। कितनी थी? 25 थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 उच्च न्यायालय थे। कितने थे? 25 उच्च न्यायालय थे। जरा बात करते हैं, अगर भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालय के थे कौन से? वो है कलकत्ता। कौन सा है? कलकत्ता जो है वो सबसे पुराना हाईकोर्ट है भारत का। और हाईकोर्ट का आर्टिकल कौन सा, जरा ये बताना। आर्टिकल नंबर 214 ये किससे रिलेटेड है? हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग होता है तो कितना होता है नींबू के रस का पीएच मान? सबसे पहले पीएच क्या होता है? देखो, पीएच एक स्केल होता है जिस पे 0 से लेकर के 14 तक एक इंडिकेटर रहता है और बीच में 7 रहता है। ठीक है, जैसे जैसे तुम 0 से 14 की ओर बढ़ोगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, यानी कि वो क्षार बढ़ेगा लेकिन अम्ल क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर हम 14 से 0 की तरफ बढ़े तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है और क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जो 7 है वो एक उदासीन है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे न अम्ल न क्षार, ये एक तरह से उदासीन होता है। तो 0 से लेकर 7 ये क्या होगा? ये अम्ल होगा और 7 से 14 क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। ऑप्शन से तुम छाट के बता दोगे, ये क्षार, ये क्षार, ये उदासीन। ऑप्शन नंबर 2 ए। नींबू के पीएच का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? और मैं इसमें थोड़ा बताऊँ तुम लोगों के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है तुम्हारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान होता है 1। यूरिन हो गया तुम्हारा। उसके बाद सलाइवा जिसको हम लोग लार कहते हैं, और दूध, इसका पीएच मान होता है कितना? 6 होता है। और बात कर लो तुम जैसे कि प्योर वाटर समझते हो ना? प्योर वाटर ले लो, ब्लड ले लो, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ये इजी क्वेश्चन था, इसको तुम लोग कर सकते हो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखो, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग क्या कीजिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को रट जाइए, जितने भी सारे हैं वर्ल्ड लेवल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूनेस्को, यूएनओ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, सारे क्लियर कर लो। कितने सदस्य हैं, कब स्थापना हुआ था, अभी करंट में उसका डायरेक्टर जनरल कौन है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है ये पूछ रहा है ना। यूनेस्को का मुख्यालय तुमको है कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूनेस्को की मुख्यालय फ्रांस की पेरिस में है। इससे रिलेटेड 1-2 और फैक्ट अगर जान ले तो बेहतर रहेगा। इसका जो देखो, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? एक एग्जाम में मुझसे पूछा गया था, शायद मैं ग्रुप डी दे रहा था 2019 में, उसमें पूछा था यूनेस्को का फुल फॉर्म मुझसे। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर जो पूछा क्वेश्चन में, फ्रांस। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है तुमको आंद्रे ओजले। कौन है? आंद्रे ओजले। इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इजी क्वेश्चन। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी उस समय इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? उस समय इसके अध्यक्ष तुमको हो जाता है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा, हमारे संविधान में संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है?
ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संयुक्त बैठक है आर्टिकल नंबर 108, याद रखना। संयुक्त बैठक किसमें? आर्टिकल नंबर 108, और आर्टिकल नंबर 110 किससे रिलेटेड है? धन विधेयक से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान, संयुक्त बैठक की बात हो रही है तो लोकसभा और राज्यसभा, इसमें देखना कि राज्यसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? 250, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कितने नामित करते हैं? 12 लोगों को नामित करते हैं, इसको ध्यान रखना। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? इसका अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, इसका सभापति होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसमें देखो, इसके में कंफ्यूज नहीं करना। अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, तो आंख मूंद के मार देना डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। श्यामा रोड सुरंग का नाम पहले क्या था? पहले था इसका नाम चेनानी नासरी सुरंग है। क्या था? चेनानी नासरी सुरंग। बाद में इसका नाम श्यामा प्रसाद जी के नाम पे कर दिया गया, डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये जम्मू में है, जम्मू में है, और ये इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ठीक है, ये उधमपुर को किससे जोड़ती है? रामबन से जोड़ती है। किस जोड़ती है? रामबन से जोड़ती है। क्लियर? दूसरा थोड़ा सा जान लो तुम लोग अटल सुरंग के बारे में। अटल टनल जो होता है उसके बारे में देखो, ये अटल सुरंग है, अटल टनल है। हाँ, इसका जो अटल टनल को पहले किस नाम से जानते थे हम लोग? तो पहले इसको जानते थे रोहतांग टनल से। किसे? रोहतांग टनल के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल टनल डाला गया। इस अटल टनल इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे ऊंची टनल है, सबसे लंबी टनल है। 10,000 फीट ऊंचाई पर ये सबसे लंबी टनल है, ध्यान रखना। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये सबसे दुनिया की सबसे लंबी टनल है, दुनिया की सबसे लंबी टनल है अटल टनल। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है अराउंड 9 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करें तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसको कौन बनाया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया था। इसका उद्घाटन कौन किया था? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, नरेंद्र मोदी। और इसका उद्घाटन हुआ था 3 अक्टूबर 2020 को। ये कहाँ पर है? अटल टनल या रोहतांग, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में है। और कुछ फैक्ट जानना है इसके बारे में तो ये जान लो। क्या जानना है? तो ये मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर? अगर पूछ ले सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग तो श्यामा रोड सुरंग। अगर पूछ ले सबसे ऊंचाई पर स्थित लंबी टनल दुनिया की तो अटल टनल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है जरा बताइएगा। 2 ही नदी गिरती है अरब सागर में। क्या नाम है? एक का नाम है ताप्ती, एक का नाम है नर्मदा। ऑप्शन में कौन सा दिया गया? ताप्ती दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी अरब सागर में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? तो इसमें मर्चेंटिया जो पौधा है ना, वो क्या है? वो एक ब्रायोफाइटा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मर्चेंटिया। क्या हो जाएगा? मर्चेंटिया। और अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये ब्रह्मोस है। कौन सा है? ब्रह्मोस है। देखो ये ऐसे होता है, ब्रह्मोस। ये इंडिया प्लस रसिया दोनों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये जो है इसकी मारक क्षमता कितनी है इसकी बात करें तो इसकी मारक क्षमता 300 to 500 किलोमीटर है। थोड़ा सा और देखो, आकाश की बात करें तो आकाश जो है सो सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। पृथ्वी सरफेस मिसाइल है। और त्रिशूल ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस तरह का मिसाइल, इसलिए इसको मैं बता दिया आप लोगों को। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? जरा बताना, किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और इनको प्रॉब्लम क्या होता है कि ये दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। दूर विजन इसका क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं?
इसको ठीक करने के लिए हम लोग लगाते हैं कनकेव लेंस, यानी कि अवतल दर्पण। हाँ, कौन सा लगाते हैं? अवतल दर्पण लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1940 में। कैबिनेट मिशन किस लिए आए थे? तो मेनली संविधान सभा नाम की संस्था का गठन करने के आए थे, और इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन थे 3 सदस्य, जरा बताइएगा? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे इनके सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कावेरी जल विवाद किसके बीच में होता है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन सब देखिए, एनटीपीसी क्या है ना कि जो रनिंग में चल रहा है ना वो क्वेश्चन उठाता है, ऐसा नहीं है कि वो बुक के अंदर जाएगा, नहीं, रनिंग में न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट उसको। कावेरी जल विवाद जो है ना, ये कर्नाटक और तमिलनाडु, हमेशा ये लोग फाइट करते हैं कि कावेरी जल विवाद को लेके। और बात भी सही है, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा बीच में एक पॉइंट, ये है कावेरी नदी, और ये एक टाउन है तिरुचिरापल्ली, और इधर मैं रहता हूँ एक शहर जिसका नाम है अरियलूर। यहाँ पे कावेरी नदी, मैं जब भी इधर से क्रॉस करता हूँ इसमें कभी पानी नहीं रहते। सोच लो, इतनी लंबी नदी, इतनी चौड़ी नदी, इसमें कभी पानी नहीं दिखती, हमेशा ये सूखी रहती है। मैं इस नदी के बगल में रहता हूँ, इसलिए मुझे ये आइडिया है। तो सोच लो कि कर्नाटक कितना ये कर रहा है तमिलनाडु के साथ। तो इसीलिए ध्यान रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच की ये विवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 प्रतिरोधों का उपयोग करके किया जाने वाला अधिकतम प्रतिरोध क्या है? देखो क्या क्या है कि रेसिस्ट प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 प्रतिरोध क्या क्या श्रृंखला में ऐड किया। सबका मान कितना है? 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 ओम, 1/4 ओम। सबको ऐड करने बोला, तो श्रृंखला में जब ऐड कर देती है डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? सबको ऐड करोगे तो 4/4, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान को भी आप लोग क्लियर कीजिए अच्छे से, स्टैटिक का ये टॉपिक है। ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का 1-2 और बता दूं तो एक हो तुम्हारा गंगोत्री हो जाएगा, गंगोत्री, और एक नंदा देवी याद रखना, 2 याद रखना कम से कम। गुजरात में गिर हो जाएगा। कर्नाटक का तुम देख लो, कर्नाटक में कौन कौन सा है? बांदीपुर। राजस्थान का केवलादेव राजस्थान, ये सब ध्यान रखना। जीएसटी भारत में लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखो, जीएसटी 29 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि ये जीएसटी कैसा कर है, तो उसका उत्तर था यह एक अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन अब पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है मेनली, जो भी जितने भी रिसर्च सेंटर है उससे क्वेश्चन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो औषधि का हेडक्वार्टर लखनऊ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? जब लैपटॉप वगैरह खरीदते होगे तो उस पर रखता होगा इंटेल कोर i9, i5 लाइक दैट, i3। ये एक प्रोसेसर है। क्या है? एक प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर। पाइथन एक क्या है? कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 2020 के 21 के एनटीपीसी सीबीटी 1 में 3 से 4 क्वेश्चन था। जो लोग ये 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे थे उनका रिजल्ट अच्छा हुआ, क्योंकि ये एक बहुत इम्पैक्ट डालता है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंप्यूटर को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, लिटरली उसको एटलीस्ट ओवरव्यू लें हर टॉपिक का, हर चैप्टर का। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हुमायूं किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जी थी हुमायूं लिखने वाली। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। समझ लो कि ये
इसकी बाउंड्री दक्षिण अमेरिका के हर कंट्री को टच करती है। अगर दो देश को छोड़ दे, कौन कौन, चिली और इक्वाडोर को अगर छोड़ दे तो ये दक्षिण अफ्रीका के हर कंट्री के बाउंड्री को टच करती है। और जो ब्राज़ील है ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ASCII अंग्रेजी वर्णों का अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के रूप में दर्शाने के लिए एक कूट है। इसका संक्षिप्त रूप किसका ये संक्षिप्त रूप है? देखो फुल फॉर्म भी पूछ रहा है हर सेट में एक। हाँ, तो इसका हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया है। देखो समग्र शिक्षा मेनली स्कूल एजुकेशन के लिए इसको जो शुरू किए थे वो 2018 में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, उस समय मानव संसाधन मंत्री, उनका नाम था प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने उसको शुरू किया था। ठीक है, तो ये था प्री नर्सरी से लेकर के कक्षा 7 तक के बच्चों के लिए था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर की थी? बात करें अगर गांधी जी की और कांग्रेस अधिवेशन की, बस एक अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। कौन सा अधिवेशन था बता दो तुम लोग को? 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कौन सा था? बेलगाम। बेलगाम कहाँ पे है? तो बेलगाम है तुमको कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और ये कांग्रेस का शायद 39वां सत्र चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और जानते हैं कुछ पॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड। इसके जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था बताना थोड़ा सा। 1885 में बॉम्बे में हुआ था और उस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा बात करो, दूसरा बताएं कहाँ? दूसरा था तुमको 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और इसके चेयरमैन थे कौन? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जी। एक और ध्यान रखना, 1925 में हुआ था कहाँ पर? कानपुर में। ठीक है, उस समय कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू, जो पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू। ध्यान रखना कुछ पॉइंट। जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस भाषा में थी? तो ये पाली भाषा में थी, ये भी ध्यान रखना। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे इब्न बतूता? तो ये इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को के निवासी थे। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक को ध्यान रखना, उसका नाम था रिहाला। क्या नाम था? रिहाला। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क के बारे में पहले कुछ जान लो, फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे हम लोग। SAARC, सार्क एक संगठन है, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य? 8 मेंबर हैं। इसका स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसके 8 मेंबर कौन कौन से हैं? पहला अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान हो गया, इंडिया, उसके बाद तुम्हारा नेपाल हो जाएगा, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और लास्ट में तुम्हारा हो जाएगा श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज के मेंबर थे। तो पूछ रहा है कौन सा देश सदस्य है? म्यांमार नहीं है, चीन नहीं, मॉरिशस नहीं। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान इसका सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या? निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? रानी की वाव है, इसको मिला है 2014 में। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। सूर्य मंदिर कोणार्क, इसको मिला है तुमको 1984 मिला है ना? हाँ 1984 मिला है, ये उड़ीसा में है। इसको हम लोग ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। अजंता की गुफाएं फर्स्ट टाइम इसको मिला था 1983 में मिल गया था पहली बार। जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये
यूनेस्को धरोहर नहीं है अभी आज की डेट में। और भारत में अभी कितने हैं, तो 42 टोटल है। कितने हैं टोटल? 42 है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे, और संविधान के जनक के रूप में इनको हम लोग जानते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उनके ये अंतरिम अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष थे। उसके बाद के.एम. मुंशी को भी ध्यान रखना। तो ये सब क्लियर रहना चाहिए पूरा का पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन हो जाएगा झारसुगड़ा। तो जादूगुड़ा लिखा गया लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हो जाएगा झारसुगड़ा, ध्यान रखना। पन्ना कहाँ पे? पन्ना मध्य प्रदेश में है, रानीगंज और कोरबा ये भी खनन है, बट यूरेनियम का जो है झारसुगड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड ये इसरो की एक कॉमर्शियल यूनिट है। इसरो की क्या है? एक कॉमर्शियल यूनिट है, वही लिखा है इसरो की विपणन शाखा। हिंदी में कॉमर्शियल का आधार विपणन होता है। ठीक है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? वेरी इजी क्वेश्चन, गीत गोविंद जयदेव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की तो 1909 में आया था एक मॉडले मिंटो रिफॉर्म करके। जिस समय हमारे भारत के जो ये थे, कौन वाइसरॉय थे? लॉर्ड मिंटो थे। कौन थे? मिंटो थे। और इन्हीं के समय में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आया था। इसीलिए मिंटो को हम लोग सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता भी कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। इन्होंने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करवाई थी। यानी कि ये बहुत ही पहली बार ये ऐसा सिस्टम किया था जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का सिलसिला चालू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु को इंग्लिश में क्या होता है पता है? बैक्टीरिया की वायरस, बोलो बैक्टीरिया। ठीक है, तो जीवाणु के कारण होता है तुमको, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस से वायरस से होता है। बिल्कुल ये तो नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया है। ध्यान रखना मैंने इसमें अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन किए हैं, तो समझ लो 7 या 8 क्वेश्चन डायरेक्ट करंट से पूछा गया है, डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछा गया है। और उसमें भी ध्यान रखना करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि 2020 में एग्जाम 2020, इवन 17 का भी करंट है इसमें। तो करंट अफेयर आपको मैं अगर सजेस्ट करूँ बेटर तो मोटा मोटा ओवरव्यू ले लो 1 या 2 साल का पिछले, अगर रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो। बाकी कंप्यूटर पे फोकस करना ज़रूरी है, और साइंस एंड टेक इस पे फोकस करना ज़रूरी है सबको। साइंस एंड टेक कंप्यूटर से क्वेश्चन लगातार 5 से 6 क्वेश्चन ले रहा है। और ट्रेंड में अगर बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखना। बाकी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो तो चल ही रहा है। मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।